मैं योगेश कुमार भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर से। मेरा विषय है आज व्यावसायिक अध्ययन। व्यावसायिक अध्ययन में जो टॉपिक है वो है कंपनी का निर्माण। एक कंपनी का निर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है और वो अंत में कैसे परवान चढ़ती है, उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कंपनी का परिवर्तन में कंपनी को एक वैधानिक अस्तित्व देना, यानी कि वैधानिक रूप से तैयार करना, कंपनी का निर्माण करना या कंपनी का परिवर्तन करना कहलाता है। अब कंपनी के परिवर्तन में दो प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। एक परिवर्तन कंपनी का, दूसरा प्रवर्तक जो उसे परवान चढ़ाता है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परिवर्तन होता क्या है। हमारा अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से होता है, हमारा अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से है जो एक कंपनी का निर्माण करने में सहायक होती हैं, एक कंपनी को अस्तित्व रूप प्रदान करने में सहायक होती हैं, वो कंपनी का परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तक वो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जो कंपनी का परिवर्तन करने में अपना योगदान देते हैं या उसे बनाने में अपना पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करते हैं, वो परिवर्तक कहलाते हैं। कंपनी के निर्माण में कंपनी का परिवर्तक और परिवर्तन दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। कंपनी के परिवर्तन में सबसे पहले जिसका नाम क्रय विवरण में लिखा रहता है, यानी कि वो व्यक्ति जिसका नाम क्रय विवरण में लिखा होता है, वो कंपनी का परिवर्तन, अथवा कंपनी अधिनियम की धारा 92 के अनुसार, यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 के अनुसार अंशधारक, निर्देशक या कंपनी की रिटर्न, वार्षिक रिटर्न पर जो अपने हस्ताक्षर करता है, वो निर्धारित करता है कंपनी का निर्माण, जो एक अंशधारी के रूप में भी हो सकता है, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के मामलों पर नियंत्रण रखता है, कंपनी के मामलों को आगे की ओर बढ़ाता है और जिसकी सलाह, निर्देशों अथवा अनुदेशों के अनुरूप कंपनी के संचालन मंडल कार्य करते हैं, वो कंपनी का प्रवर्तक कहलाता है। प्रवर्तक के जो कार्य हैं, प्रमुख जो प्रवर्तक के प्रमुख कार्य हैं, वो सर्वप्रथम होते हैं नए व्यवसाय के अवसरों का खोजना। जो नया व्यवसाय है उसके अवसर खोजना, वो एक ऐसा अवसर की कल्पना करता है, एक ऐसा अवसर को ढूंढता है जिसको वो कंपनी के रूप में निर्माण कर सके, कंपनी के रूप में प्रदर्शित कर सके। ये सबसे पहला कार्य है कि अवसरों को खोजना। दूसरा, उस अवसर को जो खोजा है उसकी जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल कैसे करेगा वो? जांच पड़ताल करने के लिए उसे सबसे पहले ऐसे संगठनों से जो उस व्यवसाय से मिले जुले हैं या उस व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनसे उसके बारे में चर्चा करना, विचार विमर्श करना, बातें करना, ये उसकी जांच पड़ताल के अंतर्गत है। जब जांच पड़ताल पूर्ण हो जाए उसके बाद वो विवरणों का एकत्रित करेगा, यानी कि उससे संबंधित जितने भी विवरण हैं उन्हें एकत्रित करना शुरू करेगा, उनको इकट्ठा करेगा और उनको इकट्ठित करने के बाद आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। इसके बाद वित्त की व्यवस्था, धन सबसे बड़ी चीज़ है। व्यवसाय में धन रक्त का कार्य करता है। जैसे मनुष्य के शरीर में रक्त काम करता है, वैसे ही व्यवसाय में धन कार्य करता है, बिना धन के कुछ। तो वो परिवर्तन धन की भी व्यवस्था करेगा, यानी कि व्यवसाय स्थापना करने के लिए जो धन की आवश्यकता होता है, जो पूंजी की आवश्यकता है, उसे कैसे प्राप्त किया जाएगा, किस योजना के तहत वो धन एकत्रित होगा, उसकी व्यवस्था करना का कार्य उसका है। उसके बाद धन की व्यवस्था के बाद समामेलन, फिर समामेलन की प्रक्रिया शुरू करेगा, यानी कि उसे वैधानिक रूप प्रदान करने के लिए वो उसका कार्यवाही शुरू करेगा ताकि वो भविष्य में उसे एक वैधानिक अस्तित्व प्रदान कर सके। समामेलन के लिए जो कार्यवाही होती है या जो कागज चाहिए, जो प्रक्रिया होती है, वो उसमें सबसे पहले जो बात आती है वो पंजीकृत कार्यालय का निश्चित करना। हमारा जो रजिस्टर्ड कार्यालय है, यानी कि जहां हम अपने कंपनी को चलाएंगे या कंपनी के सब कार्य देखे जाएंगे, वो उसका कार्यालय होता है, वो उसका रजिस्टर्ड स्थान होता है। रजिस्टर्ड स्थान किस प्रदेश में होगा, स्थानीय रूप, उसका अता पता, वो सब इसमें लिखा जाएगा, वो निश्चित करना अनिवार्य है।
दूसरे नंबर पर आता है कंपनी का नाम निश्चित करना। हर व्यक्ति का एक नाम होता है, चाहे वो कंपनी हो, व्यक्ति हो। इसी प्रकार जिस कंपनी का हम निर्माण करने जा रहे हैं उसका भी एक नाम निश्चित करना अनिवार्य है। उसका क्या नाम रखा जाएगा, ये भी प्रवर्तक का कार्य है, वो उस पर फोकस करेगा। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो लाइसेंस प्राप्त करना। लाइसेंस प्राप्त करने का मतलब है कि सरकार द्वारा कुछ व्यवसायों में लाइसेंस नीति लागू की गई है, कुछ लाइसेंस से मुक्त है। अगर हमारा व्यवसाय लाइसेंस के अंतर्गत आता है तो उससे संबंधित प्रक्रिया हमें करनी होगी। हमें केंद्र सरकार को या राज्य सरकार से जिससे भी उसके संबंध में प्रक्रिया पूरी करनी है या आवेदन देना है वो हमें देना होगा और हमें उस व्यवसाय के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा। लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उससे संबंधित आवश्यक नियुक्तियां करना, यानी कि उन लोगों की नियुक्तियां करना जो उस कार्य को देखेंगे या उसकी व्यवस्था देखेंगे, निर्देशक है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसकी देखरेख करेगा, उस प्रक्रिया को आगे की ओर बढ़ाएगा, उनकी नियुक्तियां करना इसके अंतर्गत आता है। उन नियुक्तियों को पहले ही कर ली जाती है। और उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा प्रमुख प्रलेख तैयार करना, यानी कि समामेलन से संबंधित प्रमुख प्रलेख तैयार करना। जो आवश्यक प्रलेख हैं उनको भी तैयार करना, उन्हें बनाना, ये सब प्रवर्तक का कार्य है। रजिस्ट्रार के पास प्रार्थना पत्र भेजना। प्रलेख तैयार करने के बाद, पूरी फाइल बनाने के बाद, हर व्यवस्था को देखने के बाद प्रवर्तक उस फाइल को रजिस्ट्रार कार्यालय में भेजेगा। जिस शहर में हमने अपना रजिस्ट्रेशन कार्यालय बनाया है उस शहर का जो रजिस्ट्रार कार्यालय है उसमें हम अपनी जो फाइल है, समामेलन की जो प्रक्रिया की फाइल है, उसे वहाँ जमा कराते हैं ताकि हम उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकें, उसे वैधानिक रूप दे सकें। वैधानिक रूप देने के लिए ये करना। रजिस्ट्रार के पास जो हमें प्रलेख जमा करने होते हैं, उन प्रलेखों में कौन कौन से प्रलेख हैं उन सबको हमें देखना होगा। रजिस्ट्रार के पास सबसे पहला जो प्रलेख है वो है पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम का हम विस्तार से भी वर्णन पढ़ेंगे। ये एक स्थायी प्रलेख होता है, कंपनी के जीवन काल में सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसकी प्रक्रिया के बारे में आगे पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें कंपनी के उद्देश्य आदि का उल्लेख होता है। दूसरा आता है पार्षद अंत्य नियम। कंपनी अपने पार्षद नियम में लिखे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने जो स्थानीय निर्देश या स्थानीय कानून जो बनाती है, नियम बनाती है, उन्हें पार्षद अंत्य नियम कह सकते हैं। वो पार्षद अंत्य नियम बनाया जाता है, उसको भी रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करना होगा। रजिस्ट्रार कार्यालय की सूचना, जहाँ हम अपने व्यापार या हमारी जो कंपनी हमने निर्माण की है उसका जो मुख्य कार्यालय है उसकी भी सूचना उसमें लिखी जाएगी कि हमारा कार्यालय इस स्थान पर, इस पते पर है। इसके बाद आता है संचालकों की सूची। जब हमारी ये प्रक्रिया होती है तो इसमें हम उन लोगों की सूची तैयार करते हैं जो इस प्रक्रिया में हमारे साथ हैं। उन लोगों की स्वीकृति, उन लोगों के पते, उन लोगों द्वारा लिए गए अंश, इन सब का उल्लेख इसमें होता है। उनका नाम, पता पूरा और उनके हस्ताक्षर भी इस पर लिखे होने चाहिए। वो प्रलेख हम तैयार करते हैं, वो संचालकों की सूची होती है। ये वे व्यक्ति होते हैं जो प्रवर्तन के कार्य में कंपनी में सहायक होते हैं, यानी कि कंपनी के प्रवर्तन में जो सहायक होते हैं प्रवर्तक के। इसके बाद संचालकों की लिखित सहमति, उसी मैंने अभी आपको बताया कि लिखित सहमति होनी चाहिए, उनका हस्ताक्षर होने चाहिए। उसी प्रकार उनके द्वारा एक लिखित पत्र होना चाहिए कि हम इस कार्य में सहभागिता देंगे और वो भी फाइल के साथ लगाई जानी चाहिए। इसके बाद आता है योग्यता अंशों के संबंध में वचन। हर संचालक को या कंपनी के जो संचालक मंडल में व्यक्ति हैं जिनकी सहमति हुई है उन्हें कुछ योग्यतांश लेने पड़ेंगे। योग्यतांश का मतलब है अपना हिस्सेदारी दिखानी होगी कि वो फर्म में हिस्सेदार हैं, और वो जो योग्यतांश लेने का वचन है उस वचन का एक पत्र उन्हें तैयार कर देना होगा, एक स्वीकृति पत्र बनाकर देना होगा। इसके बाद आता है वैधानिक घोषणा। उसके बाद हम नीचे एक पत्र जो तैयार करते हैं उसके नीचे एक वैधानिक घोषणा करते हैं कि उपरोक्त जो भी घोषणाएं या जो भी प्रपत्र तैयार किए गए हैं वो हमारी ही स्वीकृति से या हमारी इच्छा से बनाए गए हैं, इसका हम वचन देते हैं। ये वैधानिक घोषणा के अंतर्गत आता है और वो हम उसको कार्य को पूर्ण करने के बाद रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रलेखों को जमा करते हैं। प्रलेखों को जमा करने के साथ साथ जो रजिस्ट्रार कार्यालय की फीस वर्क होती है वो हमें वहाँ जमा करनी होगी।
इसके बाद आता है पूंजी अभिदान चरण। पूंजी अभिदान चरण का मतलब है कि हम पूंजी को किस चरणों में कैसे कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसे पूंजी अभिदान कहते हैं। पूंजी अभिदान में सबसे पहले सेबी की स्वीकृति। सेबी का मतलब होता है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। विनिमय बोर्ड जो होता है वो स्कंद बाजार का रूप है, इनकी स्वीकृति होना जरूरी है। ये एक विनियामक संस्था होती है जो निवेशकों को हितों की रक्षा करने के लिए जानी जाती है, तो उसमें उसकी स्वीकृति होना जरूरी है। अगर हम अंश निर्गमित करते हैं या ऋण पत्र निर्गमित करके अपना धन की एकत्रित करते हैं या पूंजी प्राप्त करते हैं तो अंशों का निर्गमन करना होगा, तो उस अंशों के निर्गमन में सेबी की स्वीकृति अनिवार्य है। दूसरा आता है क्रय विवरण या स्थानापन्न क्रय विवरण का निर्गमन। क्रय विवरण एक ऐसा पत्र होता है जिसे हम जिस प्रारूप को बनाने के बाद हम अंशधारियों को आमंत्रित करते हैं। उसमें कंपनी से संबंधित समस्त उद्देश्य लिखे होते हैं, कंपनी की पूरी प्रक्रिया होती है, कंपनी के अंदर कार्य कैसे होगा वो सब उसके अंदर उल्लेख होता है, और वो प्रपत्र तैयार करना होता है। उस प्रपत्र को तैयार करके ही हम जनता को अंश निर्गमन के लिए आमंत्रित करेंगे। ये सार्वजनिक कंपनी में होता है, निजी कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं करती है। इसके बाद आता है हमारा बैंकरों, दलालों तथा विगोपकों की नियुक्ति, यानी कि हम अपने अंश बेचने के लिए बैंक को भी नियुक्त कर सकते हैं कि बैंकों के द्वारा भी हम अपने अंश बिकवा सकते हैं, या दलालों द्वारा, जो अभी दलाल हैं उनके द्वारा भी हम अपना अंश बेच सकते हैं और उन्हें कुछ बदले में कमीशन दे सकते हैं। कमीशन नकदी में भी हो सकता है, अंशों में भी हो सकता है। उसके बाद आता है हमारे अभिगोपक। हम कुछ ऐसे अभिगोपक या एजेंट नियुक्त करते हैं जिन्हें हम ये कहते हैं कि इतने अंश आपको लेने ही होंगे, ये आप बेचेंगे। अगर वे अंश वे पूर्ण नहीं बेच पाते तो उन्हें स्वयं खरीदने होंगे। वो कंपनी के द्वारा अभिगोपन होगा, एक प्रलेख के द्वारा उनके बीच में समझौता होगा, वो अभिगोपक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद न्यूनतम अभिदान। एक कंपनी को अपना न्यूनतम अभिदान लेना होगा। न्यूनतम अभिदान का मतलब होता है कि कंपनी को क्रय विवरण समामेलन के समय जो पैसे की आवश्यकता होती है, प्रारंभिक व्यय जो होते हैं उनके लिए जो धन की आवश्यकता होती है, उसके लिए कंपनी कुछ धन क्रेडिट करने के लिए कुछ अंश निर्गमित कर सकती है, जिन्हें न्यूनतम अभिदान कहते हैं। उसमें कुछ धन मांग सकती है। कंपनी ये दिखाती नहीं है कि मुझ पर पैसा नहीं है, लेकिन वो कुछ अभिदान ले सकती है, उसे न्यूनतम अभिदान कहते हैं। वो 120 दिन के अंदर प्राप्त हो जाना चाहिए। तो कंपनी न्यूनतम अभिदान ले सकती है, थोड़े अंशों को निर्गमित कर सकती है, थोड़ा अंशों पर थोड़ी राशि मांग सकती है, तो वो न्यूनतम अभिदान के अंतर्गत आएगा। स्कंद विपणनी को आवेदन। इसके बाद स्कंद विपणनी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी हम अपना आवेदन दे सकते हैं कि हमारी कंपनी के ये अंश हैं, इन अंशों को हम आपके जो स्टॉक एक्सचेंज है इसमें अपने शो करना चाहते हैं, उनकी खरीद बिक्री के लिए जनता को आमंत्रित करना चाहते हैं। और ये आवेदन देना भी अनिवार्य है, क्योंकि इस आवेदन के बाद ही हमारी कंपनी के अंश जो निवेशक हैं वो खरीद और बेच सकेंगे। इसके बाद अंशों का आवंटन। जो अंश हमने निर्गमित किए हैं उनका आवंटन होता है, उनके लिए एक अलग रजिस्टर बनाया जाता है जो रजिस्टर की प्रक्रिया पूरी करता है, और उस रजिस्टर में सब कुछ लिखा जाता है, किस व्यक्ति पर कितने अंश हैं, कितना मूल्य चुकाया, कितने समय का, आगे जो मांगे हैं वो कब मांगी जाएंगी, उसका विवरण उसमें लिखा जाएगा। ये पूंजी अभिदान चरण कहलाता है। इतनी प्रक्रिया होने के बाद कंपनी के कुछ प्रमुख प्रलेख आते हैं। प्रमुख प्रलेख का मतलब है जो कंपनी के अंदर आवश्यक हैं वे प्रलेख आते हैं कंपनी के। उन प्रलेखों का वर्णन इसके अंतर्गत आता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रलेख होता है पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम कंपनी का सबसे अहम प्रलेख होता है। इसके अंतर्गत कंपनी के वे सभी नियम इस प्रलेख में सम्मिलित होते हैं जो एक कंपनी अपने उद्देश्य के लिए बनाई गई है। कंपनी के उद्देश्य, कंपनी अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करेगी, कंपनी आगे के बढ़ने के लिए संचालक मंडल की क्या कार्यवाही होगी, ये एक मुख्य प्रलेख है। इसमें परिवर्तन करने के लिए हमें अनुमति की आवश्यकता होती है। हम इसमें परिवर्तन समय समय पर नहीं कर सकते। इसका परिवर्तन करने के लिए एक वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार ही हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, या केंद्र सरकार के आदेश पर परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें पार्षद सीमा नियम में कुछ वाक्य निहित होते हैं, उन वाक्यों को हमें इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। सबसे पहला होता है नाम वाक्य। नाम वाक्य के अंतर्गत
हम कंपनी के नाम का चयन करते हैं कि हमारी कंपनी का क्या नाम है। हम अपनी कंपनी का जब नाम चयन करते हैं तो उसमें हमें विशेष ध्यान ये रखना होता है कि वो नाम कानून द्वारा वर्जित न हो, कानून द्वारा उस पर रोक न लगाई गई हो, या किसी अन्य कंपनी से मिलता जुलता ना हो, या एक ही नाम दो कंपनियों का ना हो। ये सब बातें ध्यान में रखी जाती हैं। और नाम वाक्य में हम अपनी कंपनी का नाम ऐसा रखते हैं जो किसी अन्य कंपनी का ना हो, ये नाम में होगा। कंपनी का नाम निर्धारित करना नाम वाक्य के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है स्थान वाक्य। हमारी कंपनी किस स्थान पर और कहाँ तक कार्य करेगी वो इसके अंदर उल्लेखित होगा। वो स्थानीय होगी, राज्य के अंदर तक सीमित रहेगी, या पूरे भारत में सीमित रहेगी, ये भी हमें इसमें निर्धारित करना होगा। और उसका स्थानीय कार्यालय कहाँ होगा ये भी इसके अंतर्गत लिखित होगा। तो ये स्थान वाक्य के अंतर्गत आएगा। एक कंपनी में ये अहम वाक्य होते हैं जो लिखे जाते हैं, क्योंकि कंपनी का अस्तित्व इनसे बनता है। दूसरा उद्देश्य वाक्य, हमारी कंपनी का क्या उद्देश्य होगा। मैंने अभी बताया है आपको कि पार्षद सीमा नियम में कंपनी का उद्देश्य निहित होता है। तो हमारी कंपनी का क्या क्या उद्देश्य होगा उसको पॉइंट वाइज हमें सम्मिलित करना होगा, वो इसके अंतर्गत लिखा जाता है। उद्देश्य में कंपनी कहाँ तक कार्य करेगी, उसकी अपनी प्रक्रिया कहाँ तक होगी, वो सब इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। उद्देश्य वाक्य के बाद आता है दायित्व। जो हमारे अंशधारी हैं उनके दायित्व कहाँ तक होंगे, कंपनी के जो अंशधारी हैं उनका दायित्व क्या होगा। असीमित होगा। असीमित का मतलब है कि उनकी निजी संपत्ति तक लागू होगा या नहीं होगा, या अंशकालीन असीमित होगा। अंशकालीन का मतलब कुछ धन तक सीमित होगा, वो निर्धारित किया जाएगा, या सीमित होगा। सीमित का मतलब होगा कि जितना उन्होंने अंश खरीदे या जितना पैसा उन्होंने अंश खरीदने में लगाया है वहाँ तक सीमित होगा, वो दायित्व निर्धारित किया जाएगा। और दायित्व वाक्य में ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कंपनी में जो अंश संचालक मंडल है या जो अंशधारी हैं उनका दायित्व कहाँ तक निर्धारित है, कहाँ तक स्थिर है, वो इसमें लिखा जाना है। फिर आता है पूंजी वाक्य। ये सबसे अहम टॉपिक हमारा आता है पूंजी वाक्य। पूंजी वाक्य का मतलब है कि कंपनी की जो पूंजी होती है वो अंशों में विभक्त होती है। अंशों का मतलब है कि एक कंपनी अपनी पूंजी छोटे छोटे भागों में प्राप्त करती है, यानी कि छोटे छोटे भागों में। यानी कि किसी कंपनी की पूंजी 10 लाख रुपए है और उसे वो अंशों में विभक्त करना चाहते हैं, यानी कि 1 लाख अंशों में विभक्त कर लिया तो एक अंश 10 रुपये का हुआ। ये कंपनी का शेयर कहलाता है, अंश। और ये जो पूंजी है 10 रुपये की, ये एक व्यक्ति की है, और एक व्यक्ति जितने अंश खरीदेगा वो उतने भाग का मालिक कहलाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति ने एक अंश खरीदा, तो वो कंपनी का 1/1 लाखवां भाग का मालिक होगा। यानी कि वो कंपनी का 1 लाखवें भाग का मालिक होगा। तो कंपनी अपनी पूंजी अंशों में विभक्त करके प्राप्त करती है, यानी कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे भागों में वो अपनी पूंजी प्राप्त करती है। और उसका भी उल्लेख कंपनी के प्रमुख प्रलेखों में किया जाना चाहिए, यानी कि पूंजी वाक्य में हो जाना चाहिए कि वो पूंजी कितने रुपए के उसमें विभाजित है। अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण अंश, एक पूर्वाधिकार अंश। उसका भी उल्लेख इसमें होना चाहिए कि हमारे साधारण अंश कितने हैं और पूर्वाधिकार अंश कितने होंगे और उससे कितनी पूंजी प्राप्त करनी है। पूंजी वाक्य में ये सब स्पष्ट हो जाना चाहिए। इसके बाद आता है संघ तथा हस्ताक्षर। संघ तथा हस्ताक्षर यानी कि जो ग्रुप बना है उनके हस्ताक्षर, उनका नाम, उनके पते, उनका व्यवसाय और उनके द्वारा लिए गए अंश, इस सब का विवरण होने के बाद उनके हस्ताक्षर भी होना अनिवार्य है, उनकी स्वीकृति होना जरूरी है। हस्ताक्षर होने के बाद ही स्वीकृति होगी, इससे पहले स्वीकृति नहीं मानी जा सकती। तो वो भी इसके अंतर्गत उल्लेखित रहता है। इसके बाद आता है अंत्य नियम, यानी कि जो कंपनी का पार्षद सीमा नियम है, इसका सहायक जो होता है वो कंपनी का अंत्य नियम कहलाता है। यानी कि कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम में उल्लेखित जितने भी
जितने भी उद्देश्य हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए, यानी कि कंपनी के पार्षद नियमों में जो उद्देश्य के पॉइंट है उन्हें प्राप्त करने के लिए एक नियम बनाती है जिसे अंत्य नियम कहते हैं। यानी उन लक्ष्यों को, अपनी कंपनी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के जो नियम बनाती है वो अंत्य नियम होते हैं। उन्हें समय के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि हमें अपने उद्देश्य में कोई अड़चन लग रही है तो हम उसे नियम को परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसमें सबसे पहले प्रारंभिक अनुबंधों का स्वीकार करना, यानी कि जो कंपनी ने अपने प्रारंभिक अनुबंध बनाए हैं, यानी कि नौकरी या किसी कार्य पर रखने के लिए जो अनुबंध बनाए हैं उन्हें स्वीकार करना होगा, उस व्यक्ति को उनकी स्वीकृति देनी होगी। दूसरे नंबर पर आता है अंशों की संख्या व मूल्य। अंश कितने होंगे, एक व्यक्ति पे कितने अंश हैं, संख्या, और उनका मूल्य, कितनी उनके मूल्य बैठेगा उसका भी उल्लेख इसके अंतर्गत होगा। तीसरा आता है अंशों का आवंटन करना। जो अंश जिसने खरीदे, अगर किसी व्यक्ति ने हमारे से 4 अंश खरीदे तो उसका उल्लेख भी उसके यहाँ आवंटित होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, कंपनी के रजिस्टर में उसका विवरण लिखा होना चाहिए, उसे सम्मिलित होना चाहिए। इसके बाद आता है अंशों पर याचना। उसके बाद बची हुई याचनाएं कितनी हैं, जैसी याचनाएं होती हैं हमारी, सबसे पहले आवेदन, आवंटन और प्रथम याचना आदि। तो प्रथम याचना के बाद द्वितीय याचना, तृतीय याचना, अंतिम याचना तक हो सकते हैं। तो आवेदन प्राप्त हुआ कि अंश इतने खरीदे, आवंटन उन्हें हमने रजिस्टर में एंट्री कर दी, उन्हें रजिस्टर कर दिया कि इस व्यक्ति को इतने दिए गए हैं, बांट दिया है। उसके बाद जो याचनाएं रह जाती हैं, जो पैसा बकाया रह गया, जो किस्तों में हमने पैसा मांगा उसमें से जितनी याचनाएं रह गई, जितने पैसा बकाया रह गया उसका उल्लेख होता है याचनाओं में, तो उसका भी उल्लेख इसके अंतर्गत होना चाहिए। ये अंत्य नियमों में हमारा सम्मिलित होना चाहिए। इसके बाद नामांकन करना, यानी कि जिस व्यक्ति ने लिया उसका नामांकन होना है, उसके बाद उसका उल्लेख करना है, पूरा विवरण उसका चढ़ना है, वो नामांकन में आता है। अंशों का हरण करना, अगर किसी व्यक्ति ने अंत्य नियमों के अनुसार धन नहीं चुकाया या मांग का धन नहीं चुकाया, जो बकाया धन राशि है वो नहीं चुकाता है, तो उसे हम 14 दिन का नोटिस देकर अंशों का हरण कर सकते हैं। नोटिस देने के बाद ही अंशों का हरण किया जाएगा, उसके अंशों को जब्त कर लिया जाएगा। हरण का मतलब होता है जब्त करना, जितना पैसा उसने दिया है वो जब्त कर लिया जाता है और उसके जगह उन अंशों को दोबारा निर्मित किया जाता है। सामान्य सभाएं, यानी कि अंशधारियों की सामान्य सभाएं होनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना है, ये सभाएं होती रहती हैं। वार्षिक सभा भी इसी में आ जाएंगी। लाभांश तथा संचय, जो हमारा वर्ष में लाभ हुआ उसमें से कितना हमें संचय करके रखना है उसका उल्लेख होना चाहिए। कितना हम अंशधारियों में बांटेंगे उसका उल्लेख भी इसी में होना चाहिए। और समापन का मतलब, अगर कंपनी किसी परिस्थिति में हम समाप्त करते हैं तो उस परिस्थिति में हमें कंपनी में क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी वो सब इसमें उल्लेख किया जाएगा। उसके बाद आता है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का मतलब है, अगर कोई अंशधारी या कोई भी कंपनी का संचालक व्यक्ति कंपनी से कंपनी के नाम का प्रयोग करता है या कंपनी का दुरुपयोग करता है तो उसे कितनी क्षतिपूर्ति देनी होगी, या कंपनी कोई गलत कार्य करती है तो उसमें कितनी क्षतिपूर्ति है उसका भी उल्लेख इसके अंतर्गत होना चाहिए। इसके बाद हमारा अंतिम जो है टॉपिक वो है क्रय विवरण। क्रय विवरण मैंने आपको बताया था कि कंपनी जब अंश निर्गमित करती है तो उससे पहले क्रय विवरण तैयार करती है और उसी क्रय विवरण के तहत वो अपने अंशों को निर्गमित करती है, उसमें सारा उल्लेख होता है। इसमें कंपनी के जो मुख्य बातें हैं, नीति, वो होती हैं कंपनी के मुख्य उद्देश्य, कंपनी का क्या उद्देश्य है, सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम, पते, विवरण, पैसे आदि, ये मैंने ऊपर आपको बताया है वही है। उनको खरीदे गए अंशों की संख्या, अंशों के आवंटन के लिए न्यूनतम अभिदान, कितना अभिदान देंगे, कितना पैसा वो देंगे, अंकेक्षक का नाम व पता, जो उसकी वार्षिक जांच करेगा उस अंकेक्षक का नाम व पता होना चाहिए। प्रारंभिक खर्चों की मात्रा या अनुमानित मात्रा, कि हमने जब कंपनी निर्माण किया तो उसमें कितना खर्च हमारा हुआ, प्रारंभिक खर्च, उसका उल्लेख होना चाहिए। कंपनी के संचालकों तथा प्रवर्तकों के हित का पूरा विवरण, कि उनके क्या क्या हित है, कितना उन्हें मिलना है, वो सब इसके अंतर्गत होना चाहिए। एक कंपनी का निर्माण करने के लिए इन प्रक्रियाओं से हमें गुजरना होता है, यही कंपनी का निर्माण है। धन्यवाद।